नमस्कार साथियों। आज हम अध्ययन करेंगे समस्थिति या जिसे भूसंतुलन भी कहते हैं के संबंध में प्राट महोदय की संकल्पना का। जैसा कि आप पूर्व के वीडियो लेक्चर में जान चुके हैं, समस्थिति क्या है, समस्थिति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस प्रकार हुआ और वो कौन कौन से विद्वान हैं जिन्होंने समस्थिति या कहें भूसंतुलन के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। बताना चाहूंगा, सर जॉर्ज एरी महोदय के पश्चात भूसंतुलन के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचार जिन्होंने प्रस्तुत किए हैं वे हैं प्राट महोदय। तो आज हम प्राट के अनुसार भूसंतुलन के संबंध में जानेंगे। भूसंतुलन के संबंध में प्राट महोदय की क्या धारणा है, उनका क्या मत है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि मैं पूर्व के वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं, यहां फिर से दोहरा देता हूं कि जब सर जॉर्ज एवरेस्ट की देखरेख में गंगा सिंधु के मैदान में भू सर्वेक्षण का कार्य चल रहा था, उस दौरान कल्याण तथा कल्याणपुर नामक इन दो स्थानों को अक्षांशीय माप के लिए चुना गया। प्रत्येक स्थान पर दो विधियों, एक त्रिभुजीकरण, दूसरी खगोलीय निरीक्षण विधि, इन दोनों विधियों के द्वारा अक्षांशीय माप ली गई। और जब इस अक्षांशीय माप का अंतर ज्ञात किया गया, यानी दोनों स्थानों पर पृथक पृथक दोनों विधियों, एक त्रिभुजीकरण दूसरी खगोलीय निरीक्षण, इन दोनों विधियों से ली गई अक्षांशीय माप का अंतर ज्ञात किया गया, तो यह अंतर निकल कर आता है 5.236 सेकंड का। जब इस अक्षांशीय माप संबंधी असंगति को प्राट महोदय के सामने रखा गया तो उन्होंने इसकी एक नई व्याख्या प्रस्तुत की। ठीक है, प्राट महोदय ने सबसे पहले कल्याण तथा कल्याणपुर के लिए गए अक्षांशीय माप में अंतर को भलीभांति पढ़ा और यह आधार मानते हुए कि हिमालय भी महाद्वीपों की तरह ही सियाल से बना है और जिसका औसत घनत्व 2.75 है। इस आधार पर उन्होंने गणना की तो दोनों स्थानों के अक्षांशीय माप में अंतर, वास्तविक अंतर जो 5.236 सेकंड का था से लगभग 3 गुना अधिक था। ठीक है, प्राट महोदय ने हिमालय की आकर्षण शक्ति से साउल सूत्र में आकर्षण से आई त्रुटि का अनुमान लगाया और आप देख सकते हैं यह त्रुटि थी कल्याण नामक स्थान पर 27.853 सेकंड की। क्योंकि कल्याण नामक स्थान कल्याणपुर की अपेक्षा हिमालय के अधिक नजदीक था, इसलिए यहां त्रुटि अधिक रही। जबकि कल्याणपुर नामक स्थान पर जो त्रुटि आई वह थी 11.968 सेकंड की। इस प्रकार जब दोनों का अंतर ज्ञात करते हैं तो यह अंतर आता है 15.885 सेकंड का। इस प्रकार प्राट महोदय का मानना था कि दोनों स्थानों की अक्षांशीय माप में अंतर 5.236 सेकंड का न होकर के यह अंतर 15.885 सेकंड का होना चाहिए था। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि हिमालय सही रूप में आकर्षण शक्ति का प्रयोग नहीं कर पा रहा है। ठीक है, प्राट महोदय ने हिमालय तथा उसके समीपवर्ती मैदान की सेलों का अध्ययन किया और इस अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि हिमालय पर्वत कम घनत्व वाली शेलों से निर्मित है, यानी पर्वतीय क्षेत्र हल्के पदार्थों से निर्मित होते हैं, यानी कम घनत्व वाली शेलों से निर्मित होते हैं। और इस आधार पर उन्होंने बताया कि पर्वतों का घनत्व पठारों से कम, पठारों का मैदानों से कम, मैदानों का समुद्री तली से कम, अर्थात ऊंचाई और घनत्व में उलट संबंध होता है। यानी भूतल पर स्थित जो भूभाग
जितना अधिक ऊंचा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा। जो भूभाग कम ऊंचा होगा उसका घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होगा। इस प्रकार प्राट महोदय ने माना है कि ऊंचाई और घनत्व में विपरीत संबंध होता है। प्राट महोदय ने बताया कि एक क्षतिपूर्ति तल होता है। इस तल के ऊपर घनत्व में अंतर पाया जाता है, किंतु नीचे समान घनत्व होता है। एक स्तंभ में घनत्व नहीं बदलता, किंतु एक से दूसरे स्तंभ में घनत्व में अंतर आ जाता है। इस प्रकार प्राट का मानना है यूनिफॉर्म डेप्थ विथ वेरिंग डेंसिटी, यानी एक समान गहराई किंतु परिवर्तित घनत्व, यानी बदलते हुए घनत्व के साथ एक समान गहराई। ठीक है। आपके सामने दिए गए चित्र में दो स्तंभ दिए गए हैं, या इन्हें दो भू आकृतियां भी कह सकते हैं। आप देख सकते हैं एक स्तंभ है ए और दूसरा स्तंभ है बी। इन दोनों स्तंभों का धरातलीय क्षेत्र बराबर है और किंतु इनकी ऊंचाई में पर्याप्त अंतर है। इन दोनों का भार संतुलन के लिए क्षतिपूर्ति तल के सहारे बराबर होना चाहिए। आप देख सकते हैं यह क्षतिपूर्ति तल है और इस तल के सहारे इन दोनों का भार बराबर होना चाहिए, ऐसा प्राट महोदय का मानना है। और यह तभी संभव हो पाएगा जब ए स्तंभ जो कि अधिक ऊंचा है इसका घनत्व कम होगा, बी स्तंभ जो कि ए की अपेक्षा कम ऊंचा है इसका घनत्व अधिक होगा। ऐसा होगा तभी इन दोनों का भार इस क्षतिपूर्ति तल के सहारे समान होगा। इस प्रकार प्राट ने इस मत का प्रतिपादन किया कि ऊंचाई और घनत्व में उलट संबंध होता है, यानी ऊंचा स्तंभ कम घनत्व तथा नीचा स्तंभ अधिक घनत्व। और आप देख सकते हैं ये दो भू आकृतियां ए और बी, जिनका धरातलीय क्षेत्र बराबर है किंतु इनकी ऊंचाई में पर्याप्त अंतर है। इन दोनों का भार संतुलन के लिए इस क्षतिपूर्ति तल के सहारे बराबर होना चाहिए, ऐसा प्राट का मानना है। और प्राट का यह भी मानना है कि जो अधिक ऊंचा स्तंभ है या कहें जो अधिक ऊंचा भूभाग है उसका घनत्व कम होगा और जो कम ऊंचा भूभाग है या कहें स्तंभ है उसका घनत्व अधिक होगा। तभी इन दोनों स्तंभों या कहें इन भूआकृतियों का क्षतिपूर्ति तल के सहारे भार समान हो पाएगा। इस प्रकार प्राट ने इस मत का प्रतिपादन किया कि ऊंचा स्तंभ कम घनत्व तथा नीचा स्तंभ अधिक घनत्व। ऐसा होने पर सभी भूआकृतियां एक क्षतिपूर्ति तल के सहारे इनका समान भार हो पाता है, संतुलन स्थापित हो पाता है। ठीक है। बताना चाहूंगा प्राट महोदय का सर जॉर्ज एरी महोदय की तरह आइसबर्ग तैराव सिद्धांत में विश्वास नहीं था, बल्कि वे क्षतिपूर्ति तल नियम में विश्वास रखते थे। उन्होंने बताया कि पृथ्वी के विभिन्न उच्चावच या कहें अनेक प्रकार की भूआकृतियां इसलिए स्थिर हैं कि उनके घनत्व में अंतर पाया जाता है। और उन्होंने बताया भी है कि पर्वतों का घनत्व पठार की अपेक्षा कम, पठार का घनत्व मैदान की अपेक्षा कम, मैदान का घनत्व सागरीय तली की अपेक्षा कम। इस प्रकार उन्होंने माना है कि ऊंचाई तथा घनत्व में उलट संबंध होता है। इस प्रकार भूतल पर स्थित अनेक प्रकार की भूआकृतियां जिनके घनत्व में अंतर पाया जाता है, ये इसलिए संतुलित है, इसलिए स्थिर अवस्था में है कि इनका भार क्षतिपूर्ति तल या कहें संतुलन रेखा के सहारे बराबर
होता है। इस प्रकार प्राट महोदय क्षतिपूर्ति तल नियम में विश्वास रखते थे। ठीक है, अब बताना चाहूंगा प्राट महोदय ने भूसंतुलन को स्पष्ट करने या कहें भूसंतुलन के संबंध में अपने मत को प्रमाणित करने के लिए एक प्रयोग किया। इसके लिए उन्होंने विभिन्न धातु के 4 टुकड़े लिए जिनका भार एक समान था किंतु लंबाई में अंतर था। विभिन्न धातु के इन 4 टुकड़ों में एक सीसा, दूसरा लोहा, तीसरा एंटीमनी और चौथा जस्ता। विभिन्न धातु के इन 4 टुकड़ों को उन्होंने एक पारे से भरे पात्र में छोड़ दिया या कहें तैरने दिया। और जैसा कि आप जान चुके हैं इन चारों टुकड़ों का भार एक समान था, इसलिए ये धातु के चारों टुकड़े पारे में समान गहराई तक प्रवेश करेंगे किंतु इनकी ऊंचाइयां अलग अलग होगी। इस प्रकार प्राट महोदय भी इस बात को प्रमाणित करना चाहते हैं कि ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व। भूतल पर स्थित अनेक प्रकार की भू-आकृतियां जिनकी ऊंचाइयों में पर्याप्त अंतर होता है, जिनके घनत्व में अंतर पाया जाता है, किंतु इन सभी भू-आकृतियों का भार एक तल के सहारे, जिसे क्षतिपूर्ति तल कहा है, इस तल के सहारे बराबर होता है और इसीलिए ये अनेक प्रकार की भू-आकृतियां स्थिर अवस्था में हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यह एक पारे से भरा पात्र है और इस पात्र में प्राट महोदय ने विभिन्न धातुओं के 4 टुकड़े, एक सीसा, दूसरा लोहा, तीसरा एंटीमनी और चौथा जस्ता, इन धातु के 4 टुकड़ों को तैरने के लिए छोड़ दिया। और जैसा कि मैंने बताया इनकी लंबाई में अंतर है किंतु इनका वजन एक समान है। इनका वजन एक समान है इसलिए इनकी पारे में गहराई भी एक समान होगी। इस प्रकार प्राट महोदय बताना चाहते हैं कि एक समान गहराई में घनत्व में अंतर होता है। और आप देख सकते हैं ये चारों धातु के टुकड़ों का घनत्व भिन्न भिन्न है लेकिन इनके भार में समानता है, एक समान है और इनका निचला तल भी समान गहराई में है। इस प्रकार प्राट महोदय ने यह माना है कि ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व और इन सभी स्तंभों का भार क्षतिपूर्ति तल के सहारे बराबर होता है। ठीक है, इस प्रकार आज हमने समस्थिति या कहें भूसंतुलन के संबंध में एक महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन किया। विश्वविद्यालयी परीक्षाओं में अक्सर इससे संबंधित एक सवाल पूछा जाता है। प्रश्न की प्रकृति कुछ इस प्रकार होती है कि समस्थिति या कहें भूसंतुलन के संबंध में प्राट महोदय के विचारों की विस्तृत व्याख्या कीजिए, या कहें समस्थिति के संबंध में प्राट की संकल्पना को समझाइए, या कहें समस्थिति के संबंध में प्राट महोदय के क्षतिपूर्ति तल नियम को समझाइए। इस तरह के प्रश्न अक्सर विश्वविद्यालय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, अंत में आप सभी का धन्यवाद।